Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Sharandeep Kaur and today we are going to continue our chapter Chemical Kinetics of class 12th. आज बेटा जो हमने चैप्टर में करना है दैट इज न्यूमेरिकल्स. हमने जितने भी टॉपिक्स इससे पहले कर लिए हैं हम आज उनके क्या करेंगे बेटा न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे. ठीक है, हम एक बारी रिमाइंड कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें की. सबसे फर्स्ट हमने बेटा किया था कि ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, किन किन चीजों मतलब कैसे हम उसको डिफाइन करते हैं, कितनी टाइप्स की होती है रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, एंड कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं. क्लियर है. फिर हमने क्या किया था नेक्स्ट लेक्चर में हमने फैक्टर्स किए थे कि किन किन फैक्टर्स पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है. उसमें से हमने क्या है बेटा एक फैक्टर को अच्छे से डिस्कस किया था दैट इज कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करती है रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, जिसमें हमने रेट लॉ ऑफ मास एक्शन किया था, रेट लॉ किया था, है ना, एंड रेट लॉ को अच्छी तरह से बाद में एक्सप्लेन किया था. देन बेटा हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ किया था एंड उनकी हाफ लाइफ पीरियड डिस्कस किया था फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑर्डर मॉलिक्यूलैरिटी डिस्कस की थी, फिर मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर में डिफरेंसेस डिस्कस किए थे, रेट एंड रेट कांस्टेंट के डिफरेंसेस देखे थे. अब तक हमने जितना भी पार्ट बेटा कर लिया है ना उनका न्यूमेरिकल पोर्शन हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो करते हैं सबसे फर्स्ट न्यूमेरिकल. क्या है बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल? एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स. हमें बेटा एक रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन की हमने क्या है रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट. देखो जो रेट लॉ था बेटा हमारा, है ना, रेट लॉ तो ओनली इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट लिखा जाता है ना, लेकिन हमने किसमें प्रोडक्ट्स के फॉर्म में भी लिखना है. तो हमें कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा यहाँ पे, हम कैसे करेंगे, जो हमने सबसे फर्स्ट डिस्कस किया था डिफरेंशियल किया था ना, या फिर मतलब एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस रेट निकालते थे हम. ठीक है, तब उससे जो निकाला था ना वही हम करेंगे, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे. ठीक है, देन हमें गिवन क्या है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ. एनओ की रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है. फाइंड क्या करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर. ठीक है, सो वन बाय वन हम करते हैं इसका सॉल्यूशन. देखो पहले तो वो चीजें लिख लेते हैं कि हमें जो गिवन है. ठीक है, गिवन हमें क्या है, लिख लो गिवन हमें क्या है बेटा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ. एनओ की रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है. इसका क्या मतलब है कि हमें क्या गिवन है d/dt कंसंट्रेशन ऑफ एनओ इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड. क्लियर है ना. अगर हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है तो हम इसके विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे, है ना. रेट ऑफ फॉर्मेशन में हम 1/4 फैक्टर नहीं लगाते. 1/4 अगर लगाएंगे वो तो रेट ऑफ रिएक्शन बन जाएगी. क्लियर है. हमने क्या चीज देखनी है, ओनली हमने देखनी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनओ. ठीक है, कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ हमें गिवन है. चलो नेक्स्ट हमें बेटा क्या चीज पता करनी है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया. मतलब हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, क्या चीज करनी है हमें रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3. डिसअपियरेंस है तो नेगेटिव लगेगा, मतलब माइनस d/dt कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया, है ना. एक तो हमें ये फाइंड आउट करना है. सेकेंड चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है, सेकेंड चीज करनी है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O. वाटर की रेट ऑफ फॉर्मेशन मतलब d/dt कंसेंट्रेशन ऑफ H2O. ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है. ठीक है, एक चीज हमें गिवन है, दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है. एक चीज हमें और करनी है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखना है, रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन. इस रिएक्शन की रेट को लिखना है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट. ठीक है, वो कैसे लिखेंगे, पहले हमारा काम वही होगा. हम पहले क्या करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, है ना. रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगी बेटा, ध्यान से देखो. अगर रेट ऑफ रिएक्शन हम लिख रहे हैं तो हम कैसे करेंगे, मान लो अगर हम किस रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू करते हैं अमोनिया के, तो किसके इक्वल आएगी -1/4, क्योंकि हमारे पास 4 इसका कोफिशिएंट है ना. देन क्या आएगा -1/4 d/dt कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया.
क्या है, इज इक्वल्स टू -1/5 d/dt कंसेंट्रेशन ऑफ O2 is equals to 1/4 d/dt concentration of NO is equals to 1/6 d/dt concentration of water। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे ना। समझ में आया कैसे किया है कि 4 क्या है, इसका कॉफिशिएंट है, इसलिए क्या कर दिया, -1/4 हमने लगा दिया। एक्चुअल में 1/4 लगाया, ये रिएक्टेंट है इसीलिए माइनस लगाया। रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू कैसे लिखेंगे, d/dt कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया। सबसे फर्स्ट डे हमने यही चीज की थी। उसी तरह से हमने O2 के विद रिस्पेक्ट टू लिख ली, उसी तरह से NO के विद रिस्पेक्ट टू। बस यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाया, क्यों, बिकॉज ये बन रहा है, इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज नहीं हो रही। ठीक है, एंड उसी तरह से वाटर का लिख रहे हैं, इसके आगे भी हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाया बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा। चलो अब हमने पता क्या करना है, ये तो हमने हमारा फर्स्ट काम कर दिया, हमने रेट लिख दी इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट्स। अब 2 चीजें बाकी हैं। क्या चीजें बाकी है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। मतलब हमने ये चीज पता करनी है, ये वाली। ठीक है, अगर हम ऐसा करें, देखो ये चीज पता करनी है, ये चीज हमें पता है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, हमें इन दोनों का रिलेशन पता है। क्या है, ये दोनों चीजें क्या बता रही है, रेट ऑफ रिएक्शन बता रही है। इसका मतलब हमें क्या पता है बेटा, इन दोनों का रिलेशन पता है। ठीक है, अगर हमें इन दोनों का रिलेशन पता है तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज हमें इस चीज की वैल्यू तो गिवन है ना। ठीक है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे एंड अपना रिलेशन निकाल लेंगे। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप उतनी देर अपनी नोटबुक पे ट्राई करो किस तरीके से लिखोगे इसको। ओनली हम ये दोनों फैक्टर्स उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे, -1/4 d कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल्स टू 1/4 d/dt कंसेंट्रेशन ऑफ NO। ठीक है, अब इसको देखोगे, अगर आप 4 यहाँ से यहाँ ले लो, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचा हमारे पास, -d/dt कंसेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज इक्वल्स टू d/dt कंसेंट्रेशन ऑफ NO। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है ना, ये पढ़ी, यही चीज थी। इसको क्या लिख दो, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब जितनी रेट से DNO बन रहा था, मतलब जितनी रेट से हमारी NO जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है, उतनी ही रेट से जो अमोनिया है वो डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, जितनी स्पीड से NO की फॉर्मेशन हो रही है, उतनी स्पीड से NH3 की डिसअपियरेंस हो रही है रिएक्शन में। क्लियर है ना। तो इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन जो हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये वाला, ये क्लियर हो गया। हमारे पास रिएक्शन इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, सेकंड हमने क्या करना है बेटा, ये फाइंड आउट करना है d/dt H2O कहाँ पे पड़ा है, यहाँ पे पड़ा है, लेकिन इसके साथ 1/6 जरूर लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको एंड इसको रिलेट कर देंगे। क्या है बेटा, रेट इन सभी चीजों की इक्वल है, या तो इसके इक्वल हम ले सकते हैं, या इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, चारों की वैल्यू सेम है, चारों की वैल्यूज रेट ही तो बता रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम इनमें से किसी 2 चीजों को इक्वेट कर सकते हैं, बिकॉज वैल्यूज तो सेम ही है ना। पहले हमने इसको एंड इसको इक्वेट कर लिया, अब हम इसको एंड इसको इक्वेट कर लेंगे। ठीक है, अब सेकेंडली हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को इक्वेट करेंगे। देखो क्या करेंगे बेटा, 1/4 d/dt कंसेंट्रेशन ऑफ NO is equals to 1/6 d/dt कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर वाली साइड ले जाते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो क्या बन जाएगा, 2/3 d/dt कंसेंट्रेशन ऑफ H2O। ठीक है, d/dt कंसेंट्रेशन ऑफ NO। एक्चुअल में 6 को इधर ले आना था, चलो अब कर लेते हैं, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए ना बेटा।
इसकी वैल्यू चाहिए तो हमें इसको अकेला करना पड़ेगा, मतलब इसके पास कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाते हैं। आप बेटा पहले ही कर लेना, ठीक है, 6 को ही पहले इधर ले जाना। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 3/2 दिस बन जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू हमें गिवन है ना, कितनी थी इसकी वैल्यू, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3/2 d/dt। NO की वैल्यू हमें गिवन है, ये नहीं कितनी आई है 3.6 इंटू 10⁻⁻3। इसको कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 1.8। 1.8 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 5.4 इंटू 10⁻⁻3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, जो सेकंड पार्ट हमें पता करना था, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। क्लियर है, तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, इस तरीके से हम कर सकते हैं। पहले क्या करना है, हमने रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेनी है, रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेनी है, उसमें से फॉर्मेशन या डिसअपियरेंस हम देख लेंगे किसको बोल रहे हैं, ठीक है, इक्वेट कर लेंगे जिसकी वैल्यू हमें चाहिए एंड जिसकी वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है, एंड हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है बेटा इसकी। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमने क्या करना है, देखो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल में है फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ C4H9Cl, मतलब हमें क्या है कंसंट्रेशन बताई हुई है इसकी, इसको क्या बोलते हैं ब्यूटाइल क्लोराइड। ब्यूटाइल क्लोराइड की कंसंट्रेशन हमें गिवन है एट डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स पे हमें इसकी कंसंट्रेशन गिवन है किसी भी रिएक्शन में। तो हमने पता क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन पता करनी है, बट कौन सी, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हमें फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा क्या चीज गिवन है, हमें ये डाटा गिवन है, मैंने आपको बताया था ना, जब भी मैं आपको बताती थी कि हमें रेट फाइंड आउट करनी आएगी या फिर ऑर्डर फाइंड आउट करना आएगा, तो हमें एक एक्सपेरिमेंटल डाटा गिवन होगा। वो एक्सपेरिमेंटल डाटा आपको किस फॉर्म में गिवन होगा, इस फॉर्म में गिवन होगा आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा। इसमें क्या चीज बताई गई है बेटा, हमें डिफरेंट टाइम्स पे कितनी कंसेंट्रेशन रह रही है थ्रू आउट द रिएक्शन, मतलब ये क्या है, एक तरीके का रिएक्टेंट है रिएक्शन में। ठीक है, जो भी रिएक्शन है, रिएक्शन में ये रिएक्टेंट का काम कर रहा है। जैसे जैसे टाइम क्या है इंक्रीज कर रहा है, वैसे वैसे कंसेंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको बताया था कि अगर हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन पता करनी है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, माइनस डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। क्लियर है, अब आर की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब हमें क्या निकालना है, माइनस। अब पहले ये देख लो, अगर आर है तो आर भी हम डेल्टा आर कैसे लेते थे, डेल्टा आर हम लेते थे माइनस R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ठीक है, अब भी हम यही उठाएंगे, हम दो इंटरवल्स ले लेंगे, उनके बीच में हम देख लेंगे कि कितना चेंज आ रहा है। मतलब पहले हमने ये ले लिया, इसके लिए हम क्या लेंगे, 0 को T1 ले लेंगे एंड 50 को क्या ले लेंगे, T2 ले लेंगे। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये क्या बन जाएगा R1 एंड ये क्या बन जाएगा R2 बन जाएगा। क्लियर है, अब देखो हम क्या करेंगे, R2 हमारे पास क्या होगा 0.0905, मतलब माइनस 0.0905 माइनस R1 क्या है 0.1 या फिर 0.100। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, T2 माइनस T1, T2 क्या है 50। ठीक है, 50 माइनस 0। अब इसको कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर आएगा दैट इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस इंटरवल। क्लियर है, अब क्या करना है, सेकंड में हमने सभी इंटरवल्स के लिए करना है। फिर क्या करेंगे बेटा, हम इसको T1 ले लेंगे, इसको T1 ले लेंगे, इसको T2 ले लेंगे, सही कर रही थी। ठीक है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, ये R1 बन जाएगा, ये R2 बन जाएगा। मतलब अब हमने क्या करना है, ये फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे, बट अब इसके लिए R1 कौन सा है, ये वाला, R2 कौन सा है, ये वाला। मतलब हम क्या लेंगे 0.0820 माइनस 0.0905 डिवाइडेड बाय T2 क्या है 100, T1 क्या है 50, तो 100 माइनस 50 कर लेंगे।
इसके लिए हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ऐसे करते करते बेटा हम सभी के लिए ले लेंगे, इसको T1 ले लिया, इसको T2 ले लिया। ठीक है, फिर से इसको T1 ले लिया, इसको T2 ले लिया, फिर से इसको T1 ले लिया, इसको T2 ले लिया। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेंगे फॉर एवरी इंटरवल। क्लियर है? हर टाइम बेटा जो वैल्यू आएगी आपको रेट की अलग अलग मिलेगी। क्यों अलग अलग मिलेगी बेटा? हम बोलते हैं ना कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है तो कंसंट्रेशन के डिक्रीज होने से क्या फर्क पड़ता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे भी आपको यही देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे टाइम इंटरवल मतलब हम चेंज करते जाते हैं, हम इंक्रीज वाले मतलब बड़े वाले टाइम इंटरवल लेते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज करी है ना, तो आपको रेट भी क्या मिलेगी, डिक्रीजिंग वाली ही मिलेगी। मतलब अगर हम इसकी बात करेंगे, इसकी रेट की वैल्यू ज्यादा आएगी, फिर कम आएगी, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। क्लियर है? तो बस बेटे कैलकुलेशंस हैं, आप कैलकुलेशंस कर लेना। क्लियर है? मैं आपको सिर्फ समझाना चाहती थी कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आपने किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। क्लियर है बेटा? चलो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, देखो क्या है, फॉर अ रिएक्शन 2A to B, मतलब हमारे पास क्या है, ये रिएक्टेंट है A, इससे प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, ये हमें रिएक्शन गिवन है, तो हम सॉल्यूशन में एक बारी रिएक्शन दोबारा से लिख लेते हैं। 2A से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है कि जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है 0.5 से 0.4, मतलब पहले हमारे पास कंसंट्रेशन कितनी थी, 0.5, अब क्या होगी है 0.4 होगी है कंसंट्रेशन। किसकी, ओनली रिएक्टेंट की, A की कंसंट्रेशन बोली है ना, तो हम मान लेते हैं कि पहले A0 थी 0.5, अब A कितनी हो गई है, या फिर मान लो A1 इतनी थी, A2 इतनी होगी। ठीक है, ये मान के चलते हैं। नेक्स्ट देखो, इन 10 मिनट्स, टाइम भी गिवन है हमारे पास कितना, 10 मिनट। ठीक है, फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन इन टाइम यूनिट्स मिनट एंड सेकंड, मतलब हमें रेट ऑफ रिएक्शन पता करनी है, टाइम के यूनिट्स मिनट भी लेंगे एंड सेकंड भी लेंगे। अब हमें मिनट्स की फॉर्म में गिवन है ना एक बारी, तो हम ऐसे कर लेंगे, बाद में हम क्या करेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है? चलो तो हम करते हैं, देखो बेटा कैसे करेंगे इसको, सेम हम रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करनी है, वही करेंगे। हमारे पास दो मतलब क्या है, रिएक्शंस की कंसंट्रेशन गिवन है, मतलब दो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन गिवन है। पहले हम बेटा रेट लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन ही फाइंड आउट करनी है ना, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन आएगी अगर हम रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं, बिकॉज हमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की गिवन है, तो हम क्या करेंगे, -1/2 dA/dt। अब यहाँ पे बेटा डी वाला फॉर्मूला लगाने की बजाय अगर हम डेल्टा वाला लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज हमें कोई एक पॉइंट पे नहीं बताना, ये नहीं बताना कि ओनली 10 मिनट पे क्या हो रहा है, हमें ये बताना है कि 10 मिनट तक क्या हुआ। ठीक है, मतलब हम डेल्टा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ठीक है, डेल्टा A लगाने के लिए A1 A2 चाहिए था, वो तो है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि T1 T2 तो है ही नहीं। क्या बोला है, ध्यान से देखो कि कंसंट्रेशन ऑफ A डिक्रीज्ड फ्रॉम 0.5 to 0.4 मोल पर लीटर इन 10 मिनट। 10 मिनट में हो रही है, 10 मिनट में हो रही है, इसका क्या मतलब है कि पहले इसकी टाइमिंग क्या लेके चलेंगे हम, 0, मतलब ये तो है T2 जो फाइनल टाइम हमारा हो गया जिसपे हमने चेक करना है, दैट इज 10 मिनट, लेकिन कहां से उसने शुरू किया होगा, 0 से शुरू किया होगा। क्लियर है? तो हम लगाएंगे ये फॉर्मूला, क्या लगाएंगे, -1/2 A2 - A1 डिवाइडेड बाय T2 - T1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 0.4, -1/2 तो हम लगाएंगे एज इट इज, तो 0.4 - 0.5 डिवाइडेड बाय 10 - 0। क्लियर है? चलो नेक्स्ट करते हैं, -1/2, 0.4 से 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, -0.1 डिवाइडेड बाय 10। क्लियर है? बस बेटा इसको सॉल्व ही करना है, पहले माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, 0
0.1 डिवाइडेड बाई 2 0। इसको कैलकुलेट कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। इसको कैलकुलेट कर लो, ऐसे करो, 0 हटा लो, एक 0 और चली जाएगी, मतलब 1/200 आ जाएगा। ठीक है ना, 1/200 आ जाएगा। फिर क्या कर लो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लो एंड 100 से ही क्या कर लो, डिवाइड कर लो। जब आप ऐसा करोगे, इसके पास आ गया 100, 2 के टेबल पे डिवाइड कर दोगे, 100 आ गया, 50 आ गया। अब बेटा हमारे पास जीरोस आ गए ओनली नीचे, अब इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना इजी रहेगा। कितना आ जाएगा, 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, क्या आएगा, 0.005 मोल पर लीटर पर मिनट हमारे पास आंसर आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन का। कैलकुलेशन है, कैसे मर्जी करो, आपका तरीका है, जैसे मर्जी आप सॉल्व करना। ठीक है, अब क्या है, 0.005 आएगा, मोल पर लीटर पर मिनट आ गया। बट हमें सेकेंड्स में भी देखना है, मिनट में तो हमने कर लिया, बट हमें सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है। सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम यहीं पे कर लेंगे, मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। 10 मिनट में कितने होंगे, 60 इंटू 10 मतलब 600 सेकंड। तो अब टाइम की जगह पे, यहाँ 10 की जगह पे 600 लेके चल पड़ो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो सेकंड में कन्वर्ट करना मैं आपको दे रही हूँ कि सेकंड में आप किस तरीके से कन्वर्ट करते हो। सेकंड में कन्वर्ट करके मुझे बताना कि इसका आंसर कितना आता है रेट ऑफ रिएक्शन का। क्लियर है बेटा, अब फोर्थ न्यूमेरिकल करते हैं। देखो बेटा, फोर्थ न्यूमेरिकल में हमें क्या चीज गिवन है, राइट आउट, हमें रेट गिवन है। मैं डिक्टेट करती हूँ, आप लिखो, रेट इज इक्वल्स टू के, मतलब रेट कांस्टेंट, रेट फोर्थ न्यूमेरिकल है बेटा हमारा, इज इक्वल्स टू के, a raised to power 3/2 and b raised to power -1। ठीक है, हमें क्या पता करना है बेटा, ऑर्डर फाइंड आउट करना है। सो फाइंड इट्स ऑर्डर, इसका ऑर्डर पता करो, क्या आएगा, कितना आएगा बेटा इसका ऑर्डर। कैसे फाइंड आउट करते हैं, पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन को सम कर देते हैं। ऑर्डर n is equals to 3/2 plus -1, मतलब 3/2 -1 कैलकुलेट करोगे कितना आंसर आ जाएगा, 1/2। तो ऑर्डर क्या होगा इस रेट का, इस रिएक्शन का, 1/2। क्लियर है, तो ऑर्डर की हमारे पास वैल्यू आ गई, ये हमसे पूछा था। अब अगर आपको ये पूछा होता कि ये बताओ कि ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी क्या है, तो ऑर्डर with respect to A is only इसकी पावर। ठीक है, मतलब 3/2। सिमिलरली ऑर्डर with respect to B, तो only B की पावर, that is -1। अगर पूछा है ओवरऑल ऑर्डर, अगर ओनली ऑर्डर पूछा है तब भी, अगर ओवरऑल ऑर्डर पूछा है तब भी। अगर उन्होंने बोला कि विद रिस्पेक्ट टू दिस रिएक्टेंट आपको फाइंड आउट करना है, फिर तो आप ओनली उसकी पावर लोगे। अगर उन्होंने पूछा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, या फिर उन्होंने पूछा ओवरऑल द ऑर्डर ऑफ द ओवरऑल रिएक्शन क्या है, फिर आप दोनों को सम करके निकालोगे, दैट इज फॉर दिस रिएक्शन इज हाफ 1/2। क्लियर है, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो क्या होगा। हमारा फिफ्थ न्यूमेरिकल है, हमें क्या गिवन है बेटा, रेट लॉ गिवन है। ठीक है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमें रेट की वैल्यू गिवन है। रेट इज इक्वल्स टू के, रेट कांस्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव, कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव एंड स्क्वायर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव। ठीक है, देन फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, हमें रेट रिएक्शन की रेट में कितना चेंज आ रहा है वो पता करना है। जब हम क्या कर देते हैं, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन को डबल कर देते हैं, I नेगेटिव की कंसंट्रेशन को हाफ कर देते हैं, एंड जब हमने क्या कर दिया, तीनों की कंसंट्रेशन को ट्रिपल कर दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्टली फॉर फर्स्ट पार्ट, मतलब जब हमने कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव को डबल कर दिया, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखो, रेट हम पहले ले लेते हैं कि रेट ये है ना, इसका मतलब हमने ले लिया R1 रेट है, वो किसके इक्वल है, के, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 नेगेटिव, I नेगेटिव,
ये जो बेटा नेगेटिव चार्ज है ना, ये इसके अंदर है, बाहर चार्ज नहीं है, मतलब बाहर हमने ऑर्डर नहीं लिखा हुआ किसी भी कंसेंट्रेशन के ऊपर, उसकी वैल्यू नहीं, उसकी पावर नहीं है ये, ठीक है। मतलब हमारे पास रिएक्टेंट ही नेगेटिवली चार्ज है। देन H पॉजिटिव स्क्वायर, ठीक है, ये हमारे पास R1 की वैल्यू है। R2 की वैल्यू हम लेंगे जो भी हमें कंडीशन दी हो। कंडीशन क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव को हमने डबल कर दिया, बाकी एज इट इज रखेंगे, ओनली H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन को डबल कर देंगे। मतलब क्या कर देंगे कि NO2 नेगेटिव कंसेंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव, अब H पॉजिटिव की जगह पे 2H पॉजिटिव कर देंगे बिकॉज उसको हमने डबल करना है, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो R2 इज इक्वल्स टू K NO2 नेगेटिव I नेगेटिव H पॉजिटिव होल स्क्वायर, एंड जो 2 का स्क्वायर है उसको हम लिख देते हैं आगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर इज 4 को हमने आगे लिख दिया। अब हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, मतलब इन दोनों की रेशो निकाल देंगे। जब हमने रेशो निकालनी है तो हम इजी सा तरीका अपनाते हैं, इसको बीच में से हटा ही देते हैं, हटा देंगे, चलो दोनों की रेशो निकाल ली। अब R1 एंड R2 तो एज इट इज ही रहेंगे, इसका तो कुछ नहीं होगा, इसका तो कुछ कटेगा ही नहीं। अब K से हमने K काट दिया, ठीक है, NO2 के साथ NO2 काट दिया, I नेगेटिव के साथ I नेगेटिव एंड H पॉजिटिव के साथ H पॉजिटिव। बचा क्या, बचा हमारे पास ये R1 by R2 इज इक्वल्स टू 1/4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू R1, ठीक है। मतलब जो रेट हमारी H पॉजिटिव को डबल करने से आई है वो क्या है, पहली वाली रेट से 4 टाइम्स है, ठीक है। तो रेट चेंज क्या आया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ द रिएक्शन becomes 4 times when the concentration of H positive is doubled। जब हमने H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन को डबल कर दिया उस टाइम पे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन में कितना चेंज आया, वो 4 टाइम्स हो गई। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमने वो भी ऐसे ही करना है, बाकियों को सेम रखेंगे एंड ओनली I नेगेटिव को हाफ कर देंगे। तो R1 हमारे पास किसके इक्वल है, K NO2 नेगेटिव I नेगेटिव H पॉजिटिव का स्क्वायर। R2 किसके इक्वल आएगा, K NO2 नेगेटिव I नेगेटिव को क्या करना है, हाफ करना है, मतलब यहाँ पे 1/2 I नेगेटिव आ जाएगा, H पॉजिटिव का स्क्वायर रहेगा। अब इसको डबल नहीं करना, अब ओनली I नेगेटिव को हाफ करना है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना। अब अगर आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे तो कोई पावर ही नहीं है ना I नेगेटिव के ऊपर, तो इसका मतलब 1/2 क्या आ जाएगा, सीधा आगे आ जाएगा, ठीक है। 1/2 आगे आ गया, बाकी एज इट इज। जब हम इसको डिवाइड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, K के साथ K कैंसिल, NO2 के साथ NO2 कैंसिल, I के साथ I कैंसिल, इसके साथ ही कैंसिल, बचा क्या ओनली R1 इज इक्वल्स टू R1 by R2 इज इक्वल्स टू 1/1/2, ठीक है। ये बन चला जाएगा ऊपर, मतलब 2। अब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 2 है, R1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू R2, ठीक है। R1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू R2, इसका मतलब क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या बन गई, डबल बन गई। बट हमने क्या निकालना है, हमने तो ये निकालना है ना कि R2 का क्या हुआ, ठीक है। मतलब R2 का क्या रिलेशन है विद रिस्पेक्ट टू R1, तो क्या आएगा, R2 इज इक्वल्स टू 1/2 R1। मतलब क्या हुआ कि चेंज कैसे आया, अगर हम I नेगेटिव की कंसेंट्रेशन को हाफ कर देते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना हाफ करने के बाद, वो भी क्या हो जाती है, हाफ, मतलब जो पहले वाली रेट थी उसका हाफ हो जाती है। क्लियर है? ये हमारा रिलेशन आ गया। मतलब चेंज होने के बाद आप क्या लिखोगे, when the concentration of I negative is halved, then the rate of reaction becomes half that of the
इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, जो पहले रेट ऑफ रिएक्शन थी उससे क्या हो गई, हाफ हो गई। क्लियर है बेटा? चलो अब थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या करना है बेटा, हमने तीनों को 3 टाइम्स कर देना है। आप पहले वीडियो को पॉज करके अपने आप थर्ड निकाल के देखो, मुझे अच्छे से क्लैरिटी है कि आपसे हो जाएगा। अगर आपने पहले 2 पार्ट अच्छे से कर लिए तो थर्ड पार्ट तो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। तो R1 की वैल्यू तो एज सच रहेगी K NO2 नेगेटिव I नेगेटिव H पॉजिटिव स्क्वायर। R2 इज इक्वल्स टू K। अब इसको भी 3 टाइम्स करना है, NO2 नेगेटिव, इसको भी 3 टाइम्स करना है, 3I नेगेटिव, इसको भी 3 टाइम करना है, 3H पॉजिटिव स्क्वायर। अब देखो आगे क्या आएगा हमारे पास, 3 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9। ठीक है, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9। यहाँ पे भी 9 बन गया, 9 इंटू 9 81। तो 81 इंटू K NO2 नेगेटिव I नेगेटिव H पॉजिटिव का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको क्या करेंगे, रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने से K कैंसिल, बाकी सारी चीजें तो हो जाएंगी कैंसिल। बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा ये R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू 1/81। ठीक है, मतलब क्या आएगा कि R2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने से 81/R1। मतलब हम क्या लिखेंगे, when the concentration of all the reactants becomes tripled, then the rate of reaction becomes 81 times। क्या आ जाएगी, न्यू रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगी वो 81 टाइम्स आएगी पहले वाली रेट ऑफ रिएक्शन से। क्लियर हुआ बेटा? ये हमारे थे 5 न्यूमेरिकल। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, हमारा 6 न्यूमेरिकल। जी बेटा 6 न्यूमेरिकल है हमारे पास। हमें क्या है, K की वैल्यूज गिवन है, 3 पार्ट्स में है, तीनों अलग अलग तरह की है। देखो K की वैल्यू हमें गिवन है, इसमें भी K की वैल्यू है, इसमें भी K की वैल्यू है। हमें फाइंड आउट करना है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। हमें ओनली K की वैल्यू गिवन होगी जिससे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो इससे हमें देखना क्या है बेटा, K की वैल्यू गिवन है, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, मतलब हमें किससे है, ओनली इसकी यूनिट से। क्या यूनिट है K की, इससे हम ऑर्डर का पता लगाएंगे। हमने किया था बेटा ऑर्डर देखने के लिए जो K की यूनिट्स होती है, पहले तो K की यूनिट्स हर एक ऑर्डर के लिए अलग अलग होती है ना, तो हमने अलग अलग को छोड़ के एक nth ऑर्डर के लिए एक जनरल फॉर्मूला बना लिया था, जिससे हम इसकी जो रेट्स है, रेट कांस्टेंट की जो यूनिट्स है उसका पता लगाते हैं। तो किसके इक्वल था, मोल पर लीटर 1 - n पर सेकेंड, यही थी हमारे पास। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख लेंगे। मान लो अगर हम इसमें क्या पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। ठीक है, 0 पुट करते हैं तो क्या आएगा, मोल पर लीटर 1 - 0 मतलब 1 पर सेकेंड, मतलब 1 को भी हम कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो तीनों में से क्या मोल पर लीटर पर सेकेंड कहीं पे दिख रही है आपको, ये रही हमारे पास। तो जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका ऑर्डर क्या है, 0। मतलब जो हमारी थर्ड रिएक्शन है, थर्ड K की वैल्यू है, ये किसके लिए है, 0 ऑर्डर के लिए। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा, 0। क्लियर है? इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे जो हमारी n की वैल्यू है उसको थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे। n की वैल्यू को अगर हम 1 पुट कर दे तो क्या आएगा, 1 पुट कर दो, ये आ जाएगा 0। अगर 0 है, किसी की पावर 0 इज 1, तो इसको हम खत्म कर देते हैं। तो क्या आएगा, पर सेकेंड। पर सेकेंड कहीं पे दिख रहा है आपको, ये रहा। कब आया पर सेकेंड, जब n की वैल्यू हमने 1 पुट की। n की वैल्यू 1 का क्या मतलब है, रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर। तो जो हमारा सेकेंड पार्ट है दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाला। ठीक है, अब फर्स्ट की बात करते हैं। यहीं पे हम क्या करेंगे, n की वैल्यू को 2 कर देंगे। अगर 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर की पावर -1। अगर -1 हो जाएगी तो ये क्या बन जाएगी बेटा, ये बन जाएगी पर मोल -1 × -1 1 लीटर
पर सेकेंड, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको। फर्स्ट में लीटर पहले लिखा हुआ है, मोल पर मोल बाद में लिख दिया, बात तो सेम ही है। पर सेकेंड कब आया? सेकेंड ऑर्डर के लिए। इसका मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट हमें क्या बता रहा है कि रिएक्शन कौन सी है? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर है? तो सिर्फ हमें क्या है, के की वैल्यू से भी कई बार पता लगाना आ सकता है कि कौन सा ऑर्डर है। बिल्कुल इजी है, हमने सिर्फ इसके यूनिट्स को देखना है। क्लियर है? चलो फिर आएगा बेटा हमारा सेवेंथ में क्या है, हमें एक रिएक्शन गिवन है NO2 प्लस CO गिव्स CO2 प्लस NO। ठीक है, यहाँ पे हमें रेट की वैल्यू भी गिवन है, मतलब रेट लो हमें गिवन है। रेट लो तो गिवन है, पूछा क्या है हमारे पास, क्या ये वाली जो रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन क्या ये एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये बताना है। कैसे पता करेंगे बेटा कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है? हमें पता लगेगा बेटा इसके रेट लॉ से। देखो, अगर तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो जो कोफिशिएंट्स होंगे हमारे रिएक्टेंट्स के, ठीक है, वही रेट लॉ में इन्वॉल्व होते। अगर तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो इसकी रेट कुछ इस तरीके की होनी थी कि रेट इज इक्वल्स टू के कंसेंट्रेशन ऑफ NO की पावर 1 एंड कंसेंट्रेशन ऑफ CO रेज टू पावर 1। ठीक है, फिर ये इसके इक्वल आता, इसके इक्वल तो आ ही नहीं रहा। मतलब जब एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, सिंपल रिएक्शन होती है, तब क्या होता है कि जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना, स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट, वही इनके रेज टू दी पावर होते हैं। बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो NO2 रेज टू दी पावर 2 है। मतलब हमारे पास क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर तो यहाँ पे 2 तो आ ही नहीं रहा ना NO2 में। इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर तो इनकी पावर्स जो हमारे पास कंसेंट्रेशन होती हैं रेट लॉ में, अगर उनकी पावर्स स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट से होती हैं, तब तो वो रिएक्शन क्या होती है, सिंपल रिएक्शन, मतलब एलिमेंट्री रिएक्शन। अगर क्या हो कि इसके जो पावर्स आ रही हैं, कंसेंट्रेशन की पावर्स एलिमेंट्री कांस्टेंट के इक्वल नहीं है, एलिमेंट्री मतलब जो हमारे स्टिशियोमेट्री कोफिशिएंट्स हैं उनके इक्वल नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे, रिएक्शन कौन सी है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्लियर है बेटा? तो सिंपल सी ये चीजें हैं, सिर्फ देखने से हमें पता चल जाएगा, इन दोनों रिएक्शन में ही देखने से पता चल जाएगा कि क्या आ रही है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें से रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना था, पता चल गया। इसमें से हमें ये बताना था कि कॉम्प्लेक्स है या एलिमेंट्री है, वो पता लग गया। ठीक है, मतलब सिर्फ देखने से हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है, हमें कुछ लंबा चौड़ा करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखो। स्टेटमेंट क्या है बेटा 8th न्यूमेरिकल की, फॉर रिएक्शन 2H2 प्लस 2NO गिव्स N2 प्लस 2H2। मतलब हमें ये वाली रिएक्शन गिवन है। ठीक है, इस रिएक्शन का हमें मैकेनिज्म गिवन है जो 3 स्टेप्स का है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में क्या है, 2NO कन्वर्ट हो रहा है N2O2 में, एंड दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। देन सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, N2O2 एंड एक H2 यहाँ से रिएक्ट करेगा, क्या बन जाएगा, N2O प्लस वाटर। ये हमारा है स्लो स्टेप। ठीक है, देन N2O प्लस H2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, N2 प्लस वाटर में, ये है फास्ट स्टेप। ठीक है, मतलब जो हमारी ये रिएक्शन है ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो हमें क्या है, तीनों के लिए क्या चीज गिवन है, मतलब इसका मैकेनिज्म गिवन है जो क्या है 3 स्टेप्स में है। तीनों स्टेप्स में एक तो रिवर्सिबल है, एक स्टेप स्लो है, एक स्टेप फास्ट है। पता क्या करना है हमें, रेट लो एंड ऑर्डर फाइंड आउट करना है। अब क्या है बेटा, जब हम रेट लॉ लिखते हैं, 8 का सॉल्यूशन करते हैं, जब हम रेट लॉ लिखते हैं, अगर तो वो हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें गिवन होती है तो ठीक है, कई बार हमें अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन नहीं होती है। जब हमें अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन नहीं होती है तब हम क्या करते हैं बेटा, तब हम ये चीज देखते हैं कि हमारे पास मैकेनिज्म है या नहीं है। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं बेटा ऑर्डर फाइंड आउट करने के या रेट लॉ फाइंड आउट करने के, अगर अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन हो तो। बट यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू किसी तरह से हमें पता नहीं लग रही, सिर्फ हमें कहाँ से पता करना है, मैकेनिज्म। हमें ओनली मैकेनिज्म गिवन है, इसका मतलब हमें मैकेनिज्म देख के कुछ करना होगा। ठीक है, तो मैकेनिज्म करने से बेटा मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास स्टेप वाइज रिएक्शन हो रही है, सिंपल रिएक्शन नहीं है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तब हमने क्या देखना होता है, स्लोएस्ट स्टेप देखना होता है रिएक्शन का। चाहे रिएक्शन कितने मर्जी स्टेप्स में हो रही है,
हमने क्या है उसका स्लोएस्ट स्टेप देखना है, हमें सिर्फ स्लोएस्ट स्टेप से मतलब है। जो स्लो स्टेप होता है हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जो क्या है रेट को डिटरमाइन करने में यूज होता है, दैट इज स्लोएस्ट स्टेप। तो स्लोएस्ट स्टेप का हमें काम है। अब स्लोएस्ट स्टेप में जो भी रिएक्टेंस है ना बेटा, वो ही हम हमारे रेट लॉ में यूज करेंगे। तो रेट लॉ इसके किसके इक्वल आएगी, इज इक्वल्स टू के, रेट इज इक्वल्स टू के, ठीक है। अब क्या है इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ H2। दो रिएक्टेंट है, दोनों की इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट है, दोनों की जो स्टिशियोमेट्री कोएफिशिएंट है दैट आर 1 1, तो रेट इसके इक्वल आएगी। अब आप बोलोगे कि N2O2 तो रिएक्शन में तो है ही नहीं, लेकिन वहां पे है, यही तो बेटा मतलब है स्लो स्टेप का। स्लो स्टेप से ही हमें रेट पता चलती है। एक्चुअल में हम और बहुत सारे तरीकों से क्या है ऑर्डर फाइंड आउट कर लेते हैं, रेट लॉ फाइंड आउट कर लेते हैं, बट एक्चुअल तरीका तो यही है बेटा। एक्चुअली अगर वो भी किसी तरीके से हम निकाल रहे हैं ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली वगैरह वगैरह, बहुत सारे तरीकों से हमने पहले भी किया, आगे भी करेंगे, ठीक है। एंड ये क्या है, अगर हम उन तरीकों से कर रहे हैं ना, वो भी कहाँ से आई है वैल्यूज, इनसे ही है, स्लोएस्ट स्टेप से ही है। मतलब स्लोएस्ट स्टेप में जो भी रिएक्टेंट्स होंगे हमें वो उठाने हैं, चाहे वो ओवरऑल रिएक्शन में हो या ना हो, क्लियर है। तो हमारी रेट किसके इक्वल आएगी, N2O2 की पावर समथिंग, क्या आएगी, स्टिशियोमेट्री कोएफिशिएंट है, जो क्या है स्टिशियोमेट्री कोएफिशिएंट इज 1, वो ले लेंगे। सिमिलरली H2 की स्टिशियोमेट्री क्या है 1, तो वो ले लेंगे। तो ये है हमारा रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन, क्लियर है। सेकंड हमें पता करना है ऑर्डर, रेट लो आ गया तो ऑर्डर तो आ ही जाएगा। ऑर्डर क्या आएगा बेटा इसके लिए, ऑर्डर इज इक्वल्स टू 2, 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, तो हमारे पास ऑर्डर की भी वैल्यू आ गई, क्लियर है, हो गया। चलो अब 9th करते हैं। 9th में पहले तो देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या चीजें हैं। हमें एक रिएक्शन गिवन है, फॉर अ रिएक्शन 2 अमोनिया गिव्स N2 + 3H2 व्हेन प्लेटिनम इज देयर। मतलब जब अमोनिया प्लेटिनम के सरफेस पे रिएक्ट करेगा, उसकी डिकम्पोजिशन होगी, वो टूटेगा, किसमें टूटेगा, N2 एंड H2 में, क्लियर। 1 मोल N2 का बन रहा है, 3 मोल H2 के बन रहे हैं। हमें पता है, हमें दिया हुआ है कि ये क्या है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, हमें के की वैल्यू भी इसके लिए गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है। फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। N2 एंड H2 की रेट ऑफ प्रोडक्शन पता करनी है। पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन पता करेंगे। देखो अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर 0। अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है, 9th क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है तो रेट किसके इक्वल होती है, के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू पावर 0। अगर रेज टू पावर 0 है तो वो तो 1 ही बन गया, मतलब रेट किसके इक्वल आ गया, अल्टीमेटली इज इक्वल टू के। तो जो के की वैल्यू होगी वही रेट की वैल्यू होगी। अब के की वैल्यू हमें गिवन है, के की वैल्यू हमें गिवन है, तो रेट किसके इक्वल आएगा बेटा इसमें, 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, क्लियर है। ये हमारे पास रेट की वैल्यू आ गई, जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है। चलो अब हमने पता क्या करना है, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। रेट ऑफ प्रोडक्शन अगर हम इस रिएक्शन से निकालेंगे तो किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ N2 पता करना है। पहले रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम लिखना चाहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, इसमें N2 के आगे एक ही लगा हुआ है, कोई स्टिशियोमेट्री कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या आएगा, d/dt कंसंट्रेशन ऑफ N2 इज इक्वल्स टू d/dt कंसंट्रेशन ऑफ H2। बट H2 के आगे हमारे पास 3 लगा हुआ है ना, मतलब इसकी स्टिशियोमेट्री कोएफिशिएंट तो कोई है, तो मतलब इसका क्या आएगा, 1/3। साइन तो पॉजिटिव ही रहेगा बिकॉज ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट्स हैं, क्लियर है। अब देखो हमने क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब d/dt N2 तो किसके इक्वल है, सीधा रेट ऑफ रिएक्शन के, मतलब इसकी वैल्यू भी इतनी आ जाएगी, 2.5 इंटू 10⁻⁴। मतलब हमारे पास d/dt कंसंट्रेशन ऑफ N2 किसके इक्वल आ गया, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल
पर लीटर पर सेकंड। बेटा जो यूनिट्स है ना वो लिखना नहीं भूलना, ठीक है, यूनिट्स इंपॉर्टेंट होती है। चलो ये हो गया। अब क्या पता करना है, डी बाई डी टी H2, इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। अगर इक्वेट कर लोगे तो देखो क्या आएगा, इक्वेट करने के बाद d बाई डी टी 1/3 d बाई डी टी कंसेंट्रेशन ऑफ H2 इज इक्वल्स टू d बाई डी टी कंसेंट्रेशन ऑफ N2। अब कंसेंट्रेशन ऑफ H2 का हमें पता करना है, तो 3 को हम N2 वाली साइड ले जाएंगे, क्या आएगा 3 इंटू डी बाई डी टी कंसेंट्रेशन ऑफ N2। अब कंसेंट्रेशन ऑफ N2 सॉरी कंसेंट्रेशन ऑफ N2 हमें गिवन है। अगर कंसेंट्रेशन ऑफ N2 गिवन है तो हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू, किसके इक्वल आएगा 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मतलब क्या आएगा 7.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। किसकी वैल्यू आ जाएगी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ H2। क्लियर है, तो हमने क्या कर दी, सभी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली है। क्लियर है, इसके साथ 9th भी हो गया। मतलब बेटा अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो का हम यूज यहाँ पे कहाँ पे करेंगे, ऑब्वियसली रेट लॉ में। तो रेट लॉ लगा दो एक बारी तो हमें कुछ तो रिलेशन मिलेगा, हमें रेट की वैल्यू मिल गई, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन आ गई। रेट ऑफ रिएक्शन आ गई तो रेट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट करनी तो इजी है। अगर यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपियरेंस में पूछा होता है NH3 की तो वो भी पता चल जाता है। क्लियर है, क्योंकि हमें रिलेशन पता है, हमें फॉर्मूला पता है, तो हम निकाल सकते हैं। अब बेटा 10th न्यूमेरिकल देखो, इसमें क्या है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल्स टू दिस, फाइंड T हाफ। अब मुझे ये बताओ, देखो हमें यहाँ पे सिर्फ K की वैल्यू गिवन है एंड फाइंड आउट हमने क्या करना है, हाफ लाइफ टाइम। मतलब हमें K एंड हाफ लाइफ टाइम के बीच में रिलेशन पता करना पड़ेगा। एंड हर एक ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो क्या होती है, उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं बात करूं फॉर फर्स्ट ऑर्डर, हमें गिवन है ना कि ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ किसके इक्वल होता है, टी हाफ की वैल्यू बेटा ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इज इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। यही आएगी ना 0.693 डिवाइडेड बाय के, तो 0.693 तो ऑलवेज भी कांस्टेंट, ठीक है। एंड जो k है, k किसके इक्वल है, हमें वैल्यू गिवन है 5.5 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक है। वैल्यू निकालो, आपको आंसर मिल जाएगा, ये आएगी सेकंड की फॉर्म में, ठीक है। इतने सेकंड हमारे पास क्या है, टाइम आ जाएगा। क्लियर है, बस आपको क्या करना है, कैलकुलेट ही करना है इसके बाद। क्लियर है, ये हमने 10 न्यूमेरिकल कर लिया, 3 न्यूमेरिकल और करने हैं, तो 11th न्यूमेरिकल देखते हैं इसके बाद। हाँ जी बेटा, 11th न्यूमेरिकल क्या है हमारा, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कम्प्लीटेड इन 50 मिनट। क्या बोला गया है कि कोई रिएक्शन है जिसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो क्या है 40% कम्प्लीट हो रही है 50 मिनट में, ठीक है। मतलब उसको 40% कम्प्लीट होने के लिए 50 मिनट लग रहे हैं। हमने क्या पता करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक तो ये चीज, सेकेंड चीज हमने क्या पता करनी है, इन व्हाट टाइम विल बी रिएक्शन बी 80% कम्प्लीटेड। वो टाइम हमें पता करना है जिसपे जो रिएक्शन है वो 80% कम्प्लीट हो रही है, ठीक है। मतलब 40% कम्प्लीशन का टाइम तो हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, 80% कम्प्लीशन का टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते किस तरीके से हम फाइंड करेंगे ये। देखो बेटा क्या है, 40% कम्प्लीट हो रही है, इसका क्या मतलब, पहले हम क्या करते हैं बेटा, फॉर्मूला लिखते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला जो हमने अप्लाई करना है दैट इज, यहाँ पे क्या लगेगा, क्या होता है बेटा, ln कंसेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल्स टू -KT प्लस ln कंसेंट्रेशन ऑफ A। ये हमने फॉर्मूला किया था ना फॉर द इंटीग्रेटेड रेट लॉ, है ना। इसके बाद बेटा अगर हम K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो K की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, यहाँ से इसको रीअरेंज करके K की वैल्यू आएगी ln A0 माइनस ln A डिवाइडेड बाय T,
ठीक है। अब क्या है बेटा, अगर हमें नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है तो वो देख लेते हैं। सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 2.303 लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, मतलब हम दोनों में से 2.303 को कॉमन कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय कर देंगे टी। ये हमारी आ गई के की वैल्यू। अब हमें ये पता करना है कि ए नॉट एंड ए क्या होगा। इससे बेटा हम एक और चीज कर सकते हैं कि 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट बाय ए भी तो कर सकते हैं, ये भी तो कर सकते हैं ना। एंड मैंने आपको एक और फॉर्मूला करवाया था जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या ले लेंगे ए, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट को ले लेंगे ए, एंड कंसंट्रेशन ऑफ ए को क्या लेंगे ए माइनस एक्स। तो यहाँ पे बेटा हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे। के किसके इक्वल आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग ए डिवाइडेड बाय ए माइनस एक्स, ठीक है। अब इस पे हम क्या लगाते हैं, हमारा फॉर्मूला लगाते हैं, हमारी मतलब वैल्यूज को सब पुट करते हैं। देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ओनली ये वाला लगाना है, तो इसको रखते हैं, बाकी सारा इरेज कर देते हैं। अब देखो बेटा हमें क्या चीज गिवन है, हमें गिवन है टी की वैल्यू कितनी दी हुई है 50 मिनट। अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं। देन क्या है, हमें गिवन है कि 40% कंप्लीट हो गया इतने टाइम में, मतलब जब टाइम 50 मिनट है तो कितनी हो गई है रिएक्शन, ठीक है। अगर हम मान लो इतनी कंप्लीट हो गई है, अगर हम मान के चलते हैं ए से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन a है एंड इसकी कंसंट्रेशन 0 है, बिकॉज प्रोडक्ट तो अभी बने ही नहीं। एंड अगर हम टाइम कितना लेके चलते हैं, कोई भी टाइम लेके चलते हैं, मान लो t1, हम क्या ले लेते हैं कि इसकी x से डिक्रीज होगी एंड इसकी x बनी है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें x की जगह पे क्या बोला है कि 40% वो कंप्लीट हो गया, मतलब हम क्या कर सकते हैं, 40% हो गया तो x की जगह पे ये लिख सकते हैं 40% ऑफ a, 40% ऑफ a लिख ही सकते हैं। x के कितना कम हो गया, कितनी कंप्लीट होगी, 40% कंप्लीट होगी ना। अगर मान लो हम 100% रिएक्टेंट लेके चले थे, उसमें से 40% जो रिएक्टेंट है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब 100% में से हम 40% डिक्रीज ही करेंगे ना। मान लो 60% बचेगा, ये भी लेके चल पड़ते हैं, मतलब ले सकते हैं। या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि 40% रिड्यूस हो गया, तो 40% ऑफ ए हम कम कर देंगे। 40% किसका, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ही ना, तो 40% ऑफ ए क्या हो गया, रिड्यूस। तो हम a माइनस एक्स की जगह पे ये लेके चलेंगे, तो पुट कर देते हैं k इज इक्वल्स टू 2.303, ये क्या है 50 मिनट। तो जब हम 50 पुट करेंगे t की वैल्यू लॉग a तो एज इट इज ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा a माइनस एक्स की जगह पे क्या करेंगे 40% ऑफ a, मतलब 40/100 a, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, है ना, 2/5 आ जाएगा। मतलब क्या आएगी वैल्यू, इसको ओनली इसको एक बार सॉल्व करें साइड पे, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा बेटा, देखो क्या है a डिवाइडेड बाई a माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा 2/5a, 2/5a, a को निकालो यहाँ से कॉमन, a डिवाइडेड बाई a कॉमन निकाल दिया, माइनस 2/5 आ गया, a से a कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी एलसीएम ले सकते हो, तो क्या आएगा 1/5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5, ये 5 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 5, ये क्या बन जाएगा 3, मतलब हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू क्या आएगी 5/3। तो इस सारी चीज को हम कैंसिल कर देते हैं। आप एक नेक्स्ट स्टेप में करोगे बेटा, क्या लिखोगे लॉग 5/3, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्या होगा फिर, k
k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई 50। इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो log 5 माइनस log 3। ठीक है, अब हमें log 5 एंड log 3 की वैल्यूज पुट करनी है। बेटा मैं आपको 3 वैल्यूज लर्न करवा देती हूँ। वैसे तो लॉग टेबल से हमें फाइंड आउट करनी होती है, लेकिन एग्जाम में लॉग टेबल गिवन नहीं होता। या तो आपको लॉग की वैल्यूज गिवन होंगी, वहां पे दिया होगा कि लॉग इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। ठीक है, अगर आपको यूज करना है, लेकिन आपको 3 तो दिमाग में रखनी है। कई बार इन तीनों की वैल्यूज नहीं गिवन होती है। क्या? log 2, इसको लिख के रख लो बेटा साइड पे। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ठीक है, log 3 की वैल्यू होती है 0.48। ठीक है, एंड log 5 की वैल्यू होती है 0.69। ठीक है, ये 3 वैल्यूज हैं जिनको आपने अपने दिमाग में फिट करके रखना है। तो log 5 की वैल्यू 0.69, 3 की वैल्यू 0.48, दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करो, आपको एक मतलब वैल्यू आ जाएगी। फिर क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद आपको k की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है? चलो, k की वैल्यू तो हमें यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगी, मतलब हमारा आधा काम हो गया। बट आधा काम तो अभी भी पड़ा है, 80% पता करना है। क्या पता करना है? जब 80% कंप्लीट होगी रिएक्शन। देखो 80% कंप्लीट होगी, मतलब यहाँ पे हम अब क्या करेंगे, ये टाइम तो हमें फाइंड आउट करना है ना। जब इसकी क्या हो जाती है कंसेंट्रेशन 80/100 इंटू ए हो जाती है। क्लियर है? बस आपने क्या करना है, a माइनस एक्स की जगह पे ये पुट कर देना है। ठीक है, k की वैल्यू आपको गिवन होगी। क्या रिलेशन है बेटा हमारे पास? k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log a बाई a माइनस एक्स। आपको ये तो सारा सॉल्व हो जाएगा, है ना, जैसे हमने पहले किया था। ये सारा सॉल्व हो गया। अब क्या है, हमें t की वैल्यू चाहिए, k की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। k की वैल्यू तो हम इस रिएक्शन से निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन से निकालेंगे। k की वैल्यू तो थ्रू आउट द रिएक्शन सेम ही रहती है ना, तो k की वैल्यू तो वही रहेगी जो हम यहाँ से निकालेंगे। t की वैल्यू हमें निकल जाएगी। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, दोनों चीजें हमारे पास आ जाएंगी। क्लियर है? कैलकुलेट करके देखना, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं हूं आपके पास। ठीक है, आप कभी भी क्वेरी कर सकते हो, मुझे एक मैसेज छोड़ देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी। देन बेटा हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, 12th न्यूमेरिकल। स्टेटमेंट लिखो मेरे साथ 12th न्यूमेरिकल की। हमें बेटा एक रिएक्शन गिवन है, दैट इज 2N2O5 गैसियस स्टेट में है, गिव्स 2N2O4 ये भी गैसियस स्टेट में है, प्लस O2 ये भी गैसियस स्टेट में है। ठीक है, ये रिएक्शन गिवन है। हमें 2 कंडीशंस गिवन है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब इसका जो प्रेशर है दैट इज 0। ठीक है, 0 प्रेशर है, 0 एटमोस्फियर ले लो, 0 एटमोस्फेरिक प्रेशर है, तब क्या है, जो टोटल प्रेशर है, सॉरी जब टाइम इज इक्वल्स टू 0, क्या कंडीशन है, जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 है, देन जो टोटल प्रेशर है ना रिएक्शन का, ठीक है, दैट इज 0.580। ठीक है, जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 है, देन टोटल प्रेशर जो है रिएक्टेंट का वो क्या है, 0.5 atm। देन अगर हमारे पास टाइम कितना है 100, इसको सेकेंड ले लो, अगर 100 सेकेंड है, देन जो हमारे पास टोटल प्रेशर है वो कितना है, टोटल प्रेशर की वैल्यू 0.512 एटमोस्फियर है। हमें फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ये रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, देन हमें क्या है बेटा, K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हाउ वी फाइंड इट, देखो हम बेटा लेके चलेंगे, पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए रिएक्शन लिखते हैं, 2N2O5 gives 2N2O4 प्लस O2। ठीक है, अब क्या गिवन है बेटा हमें, टाइम। जब टाइम इज इक्वल्स टू 0 है,
जीरो टाइम पे क्या होगा, जो N2O5 है इसकी कंसेंट्रेशन, देखो टोटल जो प्रेशर होगा, ठीक है, टाइम अगर जीरो है तो टोटल प्रेशर ओनली रिएक्टेंट्स की वजह से होगा। देन उसके उस टाइम पे प्रोडक्ट्स तो होंगे ही ना, तो रिएक्टेंट कितना होगा, टोटल प्रेशर गिवन है, तो इसका मतलब ये ओनली रिएक्टेंट का प्रेशर है, बिकॉज प्रोडक्ट्स तो है ही नहीं, तो उनके रिगार्डिंग प्रेशर कहाँ से आएगा, ठीक है। देन अगर हमारे पास t कितना हो गया, 100 सेकेंड हो गया, ठीक है, टाइम की वैल्यू 100 सेकेंड है, तब टोटल प्रेशर इतना बनता है। लेकिन अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखें तो क्या होगा, हम ये मान के चल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 0.5 से डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज होगा, हम x लेते थे, कब x लेते थे, है ना, लेते थे ना, माइनस x लेते थे, वो तो कंसंट्रेशन के लिए था। अब अगर प्रेशर है तो हम p ले लेंगे ओनली, ठीक है, फर्क कुछ नहीं है, x ले लो p ले लो, एक ही बात है, बस प्रेशर है इसके लिए हम p ले लेंगे। p तो ले लेंगे, लेकिन कितना p ले लेंगे, 2p लेंगे, बिकॉज इसका स्टिशियोमेट्री कोएफिशिएंट भी तो है साथ में लगा हुआ, तो 0.5 में से हम 2p माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास बेटा, फिर 2p ऐड करना पड़ेगा प्लस p ऐड करना पड़ेगा, जितना स्टिशियोमेट्री कोएफिशिएंट होता है उतने p ऐड कर लिया करो, उतने p सब्ट्रैक्ट कर दिया करो, ठीक है। अब हमें गिवन है टोटल प्रेशर, मतलब कि अगर 100 सेकेंड हो गए रिएक्शन हुए को, तब क्या है हमारे पास ओनली रिएक्टेंट नहीं है, ऐसा भी नहीं है ओनली प्रोडक्ट है, ठीक है, हमारे पास रिएक्टेंट्स भी हैं, प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं, बट कुछ अभी रहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू 0.5 माइनस 2p प्लस 2p प्लस p, मतलब इतना तो हमारा रिएक्टेंट का प्रेशर है, ये हमारा इस प्रोडक्ट का, ये हमारा ये वाले प्रोडक्ट का प्रेशर है, तीनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड करके ये चीज तो कैंसिल हो गई, क्या आया 0.5 प्लस p, ठीक है। अब टोटल प्रेशर की वैल्यू हमें गिवन है ना, कितनी है, 0.0512, 0.512 एटमोस्फियर, ठीक है। तो इससे हम क्या है, p की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। p की वैल्यू कितनी आएगी, इस p की वैल्यू 0.512 माइनस 0.5 मतलब 0.012 ATM, इतनी वैल्यू आई, ठीक है। अब हमें बेटा पता क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए होती है, पहले हम रिलेशन देख लें, हमें p की वैल्यू मिली, हम रिलेशन देख लेते हैं क्या होगा k की वैल्यू फाइंड आउट करने का। फर्स्ट ऑर्डर है, वही वाला रिलेशन लेंगे जो पहले दिया था, 1/t 2.303 1/t log, यहाँ पे हम a/a माइनस एक्स लेते थे, है ना, हम यहाँ पे क्या लेंगे, a/a माइनस एक्स लेते थे, यहाँ पे हम इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर लेंगे, इनिशियल प्रेशर डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर, इसको ना बेटा स्मॉल p लिख लो, ठीक है, या फिर pt लिख लो, यहाँ पे pt लिख लो, मतलब किसी टाइम पे प्रेशर, इस टाइम पे प्रेशर पता करना है, ठीक है। अब t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, t की वैल्यू तो हम 100 सेकेंड ले लेंगे, चलो t की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2.303 डिवाइडेड बाय t की वैल्यू कितनी ले लेंगे, 100, ठीक है। देन लॉग, अब p नॉट, इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5, तो ये तो है 0.5 डिवाइडेड बाय फाइनल प्रेशर हम कितना लेंगे, pt की वैल्यू कितनी लेंगे। अब देखो बेटा फाइनल प्रेशर किसका, रिएक्टेंट्स का ही लेना होता है ना, हम फाइनल कंसंट्रेशन भी तो रिएक्टेंट्स की लेते हैं, अब फाइनल प्रेशर भी रिएक्टेंट का लेंगे। हमने क्या लिखा था, फाइनल प्रेशर कितना आया था रिएक्टेंट का, टाइम t इज इक्वल टू 100 पे 0.5 माइनस 2p, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, क्या आएगी बेटा 0.5 माइनस 2 इंटू p की वैल्यू पुट करो 0.012, ठीक है, क्या आएगा 0.5 माइनस 0.024, ठीक है, इसको कैलकुलेट करो, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना 0.5 माइनस 0.024, इसको कैलकुलेट करना, सारे रिलेशन को, आपके पास क्या आ जाएगी की वैल्यू, क्लियर, सारी वैल्यू सबमिट मैंने पुट करवा दी है, बस आपको क्या करना है, इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है, सॉल्व करना, k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
तो हमारा नेक्स्ट भी हो गया। ठीक है, अब ओनली एक हमारा रहता है न्यूमेरिकल जो हम करते हैं। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा देखो 13 न्यूमेरिकल हमारा क्या है, 2a + b gives c + d। मतलब ये हमारे पास रिएक्शन है, इसके लिए हमें एक डाटा गिवन है। डाटा क्या है कि 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं, चारों एक्सपेरिमेंट्स के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन है ए एंड बी की, एंड इसके विद रिस्पेक्ट टू हमें क्या गिवन है, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। कि जो डी हमारे पास प्रोडक्ट बन रहा है, इस प्रोडक्ट की इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, मतलब इसकी रेट ऑफ फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन एक हिसाब से हमें गिवन है, वो थोड़ा सा हमें कंफ्यूज करने के लिए इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल दिया। ठीक है, वो यूनिट्स उसकी है मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, फाइंड आउट हमें क्या करना है, रेट लॉ फाइंड आउट करना है, ऑर्डर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, एंड ओवरऑल ऑर्डर फाइंड आउट करना है। फिर हमें और क्या देखना है, के फाइंड आउट करनी है एंड उसकी यूनिट्स फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए बेटा क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेट देखो, रेट किसके इक्वल होगी, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू पावर बीटा। देखो बेटा, अगर हमें ऑर्डर पता करना है विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ओवरऑल ऑर्डर पता करना है, तो ऑब्वियसली हमें पता है हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, रेट लॉ वाला लगाना पड़ेगा, है ना। तो इसके विद रिस्पेक्ट टू हम वैल्यूज निकालेंगे। अब देखो बेटा, हम इसमें से दो कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चूज करेंगे जिसमें या तो ए की कंसंट्रेशन सिमिलर होंगी या फिर बी की कंसंट्रेशन सिमिलर होगी। ठीक है, तो अब बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट चूज करोगे अगर हम ए की कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो। ऑब्वियसली सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट चूज करेंगे। अगर हम सेकंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट ले रहे हैं, इसके विद रिस्पेक्ट टू देखेंगे। देखो बेटा, हम आर लिखेंगे, R2 लेंगे। R2 का क्या मतलब है, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सेकंड एक्सपेरिमेंट। किसके इक्वल आएगी, के कंसंट्रेशन ऑफ ए क्या है, इसके लिए 0.3 रेज टू पावर अल्फा, कंसंट्रेशन ऑफ बी क्या है, इसके लिए 0.2 रेज टू पावर बीटा। सिमिलरली हम R3 निकाल लेंगे, मतलब थर्ड एक्सपेरिमेंट के लिए। इसके लिए ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.3, बी की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.2 रेज टू पावर बीटा। अब हम क्या निकालेंगे बेटा, दोनों की रेशो निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। के से के कैंसिल हो जाएगा, 0.3 कैंसिल हो गया, बिकॉज दोनों की पावर्स सेम है इसलिए कैंसिल आउट हुए। अगर पावर डिफरेंट होती फिर नहीं कैंसिल आउट होने थे। तो अब हमारे पास क्या बचा, R2/R3 इज इक्वल्स टू 0.2 रेज टू पावर बीटा, 0.4 रेज टू पावर बीटा। अब R2 एंड R3 की वैल्यूज भी तो हमें गिवन है, ये भी पुट कर लो। 7.2 into 10 raised to power -2 divided by 2.88 into 10 raised to power -1 is equals to 0.2 divided by 0.4 raised to power बीटा। अब दोनों की पावर सेम है तो हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब देखो, हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए बेटा पहले क्या करो आप, 10 रेज टू पावर से या तो सेम बना लो दोनों साइड पे, ठीक है, या फिर इनको कैंसिल कर दो। हम सेम ही बना लेते हैं, ठीक है। सेम बना लेंगे तो अपने आप कैंसिल हो जाएंगे ना, या फिर इनको खत्म करो। खत्म करने से मतलब खत्म कैसे करेंगे, देखो 7.2 है, ठीक है, 72 डिवाइडेड बाई 288 ये लिख लो। अब इसका पॉइंट यहाँ से हटा तो नीचे किससे हम डिवाइड करेंगे, 10 से। नीचे क्या आ जाएगा, 10। यहाँ से हमने पॉइंट हटाया तो 2 जीरोस बची, उसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको मैं नीचे लेके आऊंगी तो इसकी पावर माइनस में थी, यहाँ पे प्लस पे हो जाएगी तो कितना बन जाएगा, 100, है ना। इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगी तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। तो 10 से 10 कैंसल, 100 से 100 कैंसल, इज इक्वल्स टू 0.2 अपॉन 0.4 है, तो ये 1/2 ही तो हुआ ना, 1/2 रेज टू पावर बीटा, ठीक है। अगर आप इसको कैंसिल करोगे बेटा 1/4, ठीक है, कितना आ जाएगा 1/4, तो क्या आएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर बीटा,
ठीक है। अब अगर मुझे बीटा की वैल्यू सेम करनी है तो मुझे इसे भी 1/2 की पावर में लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख सकती हूँ ना इसको भी 1/2 रेज टू पावर 2 इज इक्वल्स टू 1/2 रेज टू पावर बीटा। ठीक है, अब बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, मतलब बीटा इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, मतलब हमें क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन बी हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। ठीक है, मतलब हमें एक चीज पता चलेगी। अब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या है, अदर मतलब बी की कंसंट्रेशन ऐसी लेनी पड़ेगी जो क्या होगी, सिमिलर होगी। ठीक है, 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट्स चूज करेंगे जिसके लिए बी की कंसंट्रेशन सेम है, जैसे फर्स्ट एंड फोर्थ। पहले हमने ये दोनों लिए थे, अब मैं ये दोनों लूंगी। तो इनके लिए R1 लिखेंगे पहले एंड R4 लिखेंगे, दोनों को पहले से ही हम रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं। इज इक्वल्स टू के, ए की वैल्यू क्या है 1 के लिए 0.1। बेटा ध्यान में रखना, ऊपर नीचे आप कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं ऊपर 1 लेना है या 4 ही लेना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, 2 ऐसे चूज करनी है जिनकी हमें रेशो निकालनी है, जिनके लिए या तो ए की कंसंट्रेशन सिमिलर हो या बी की कंसंट्रेशन सिमिलर हो। ठीक है, एक चीज हमने ऐसे करनी है बेटा कि कंसंट्रेशन का ध्यान रखना। अगर आप 1 के विद रिस्पेक्ट टू लिख रहे हो तो 1 की ही कंसंट्रेशन फिल करनी है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, वैल्यू गलत आएगी, आंसर गलत हो जाएगा। तो 4 के विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है 0.4 रेज टू पावर अल्फा एंड बी तो 0.1 ही है। चलो अब के से के कैंसिल, बीटा वाली वैल्यूज भी कैंसिल, क्या आ गया, R1 की वैल्यू पुट कर लो 10 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -2 इज इक्वल्स टू 0.1 बाय 0.4 रेज टू पावर अल्फा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, 624, अब 2.4 है, ऊपर जाके कितनी पावर हो जाएगी 10 रेज टू पावर -2 है, नीचे ऊपर जाके कितना हो जाएगा ये 100, ये नीचे आके सीधा कितना हो जाएगा 1000। तो जीरोस तो हो गई कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे 4 इज इक्वल्स टू 1/4 रेज टू पावर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 रेज टू पावर अल्फा। ठीक है, यहाँ पे भी 1/4 है, यहाँ पे भी 1/4 है, इसको मैं 1 लिख सकती हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, इससे अल्फा की वैल्यू आ जाएगी इसके इक्वल 1 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू 1 आ गई, मतलब ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए कितना आ गया 1। 2 वैल्यूज आ गई, अल्फा की वैल्यू 1 एंड बीटा की वैल्यू 2। ठीक है, मतलब हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई। अब ओवरऑल ऑर्डर कैसे निकालते हैं, अल्फा एंड बीटा को प्लस करके, अल्फा प्लस बीटा 1 + 2 करेंगे 3 आ जाएगा। ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास कितना आ जाएगा 3, ये भी आ गया। अब पता करना है के एंड इसके यूनिट्स। के को फाइंड आउट करने से पहले इसकी यूनिट से निकाल लेते हैं। ठीक है, पहले रेट ही लिखो, उसमें अल्फा बीटा पुट करो। देखो ओवरऑल ऑर्डर हमारे पास कितना है बेटा, 3 आ गया ना ओवरऑल ऑर्डर। अगर 3 आ गया तो थर्ड ऑर्डर के लिए यूनिट्स तो हम फाइंड आउट कर ही सकते हैं ना। कैसे करेंगे, के किसके इक्वल होता है, मोल पर लीटर 1 - n पर मिनट। यहाँ पे सेकंड नहीं है, मिनट की फॉर्म में है तो मिनट ले लेंगे, यहाँ से पता चला पर मिनट है। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3 बिकॉज ऑफ थर्ड ऑर्डर, तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 3। इसके लिए क्या आ जाएगा, मोल -2 लीटर 2 पर मिनट। सॉल्व करके के की यूनिट्स हमारे पास ये आ जाएंगे। ठीक है, फॉर थर्ड ऑर्डर। चलो अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर अल्फा बी रेज टू पावर बीटा। ऐसे करो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट उठाओ, उससे वैल्यूज निकल जाएंगी। रेट कितनी है इसके लिए 6 × 10 रेज टू पावर -3। के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए कितना है 0.1, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1, 0.1 अल्फा की वैल्यू कितनी है 2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 6 × 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.1 रेज टू पावर क्यू इज इक्वल्स टू के। के को सॉल्व करो, के की वैल्यू आ जाएंगी।
क्लियर है बेटा? तो के की वैल्यू भी हमें पता चल गई, यूनिट्स हमने पहले ही निकाल ली थी, अब के की वैल्यू भी इससे निकल जाएगी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके मतलब साथ हमने हमारे सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए। जितनी भी बेटा जितने भी टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं वो मैंने ट्राई किया है कि सारे फॉर्म्स के न्यूमेरिकल्स आपको इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, तो बेटा आप ट्राई करना, इसके जैसे आपकी बुक में और भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, उनको ट्राई करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे एक मैसेज छोड़ देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। ठीक है, एंड न्यूमेरिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है। अब ओनली हमारे पास 3 टॉपिक्स बचते हैं जो हमने करने हैं। फर्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस। ठीक है, मतलब रेट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। सेकंड इज इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट एंड कोलिजन थ्योरी। ये 3 टॉपिक बचते हैं जिसको मैं एक वीडियो लेक्चर में खत्म करने का ट्राई करूंगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।